जब विकेट आ जाता है कर सकते हैं। हाँ प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं? सभी से जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। मानना पड़ेगा कोविड के अंदर में भी आप हम लोगों को मतलब लाभ देने के लिए आ गए। ठीक है अभी सौरभ जी, ठीक है, चलिए मैं हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं, हम लिसनिंग मोड में रहेगा। ओके। जय जिन सर। जय जिनेंद्र श्रवण जी। तो अनिल जी, वहाँ कितने लोग हैं आपके साथ? यहाँ संजय जी हैं, भरत जी हैं। अच्छा ठीक है। तो आज एग्जैक्ट 9 बजे बंद करके आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से कर्फ्यू है। हाँ आज से फ्राइडे से है। आज से कर्फ्यू तो आज से ही कर्फ्यू है। वो फ्राइडे का से तो वीकेंड कर्फ्यू है। हाँ ओके ओके, दैट इज डिफरेंट, बट ये तो एवरीडे है अभी। ठीक है। तो 9 बजे एग्जैक्ट बंद करके शुरू करें। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। जुड़े हुए सभी साथियों सादर जय जिनेंद्र। तो आज आगे शुरू करें, उसके पूर्व पीछे की क्लास से अगर किसी को कोई शंका हो तो पूछी जा सकती है। तो पीछे की क्लास में हमने जो किया था उससे थोड़ा हम जय जिनेंद्र जय सर। जय जिन सर। तो हमने बात की थी संवर क्वेश्चन किया था, और हमने उसके कुछ श्लोक लिए थे। आश्रव निरोध संवर, अर्थात आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। और हमने दूसरे श्लोक में संवर के 5 प्रकारों की बात की थी। तो सम्यक्त्वम, विरति अप्रमादो, अकसायो अयोगश्च, अर्थात संवर 5 है। एते पंच संवराः सन्ति। तो ये 5 संवर हैं। कौन कौन से? सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकसाय और अयोग। उसके बाद हमने सम्यक की चर्चा शुरू की थी और कहा था यथार्थ तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम, अर्थात यथार्थ तत्व में श्रद्धा रखना, जो जैसा है वैसा ही देखना, पदार्थ तत्व को वैसा ही समझना, यथार्थ तत्व में श्रद्धा रखना, उसे सम्यक्त्व कहा जाता है। फिर जो महत्वपूर्ण बात हमने की थी, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, सास्वादन, वेदकानी। तो इस तरह ये 5 प्रकार के सम्यक्त्व बताए थे। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, सास्वादन और वेदक। तो आप कह सकते हैं कि यही जो था पिछली क्लास का मुख्य जो मुद्दा था, मुख्य जो हमने चर्चा की थी, वो यही थी कि ये 5 प्रकार के जो सम्यक्त्व हैं उन पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो उसमें किसी को शंका है या सब ठीक है? नाहर साहब? हाँ सर। वो 5 बराबर है एकदम
सम्यक्त? यस सर। ओके, कोई शंका नहीं है, राइट? नहीं सर। तो एक प्रश्न है मेरा, इन पांचों में से कौन सा सम्यक्त्व दूसरे गुण स्थान में रह सकता है? सॉरी सर। हाँ, तो चिंतन करें, सभी मिलकर चिंतन करते हैं। तो ये जी। क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वहाँ अनिल जी, संजय जी आपके साथ है, संजय सुराणा जी, राइट? हाँ, अनम्यूट करें और संजय जी को बताने के लिए बताएं इन प्रश्न का उत्तर। दूसरे गुण स्थान में इनमें से कौन सा सम्यक्त्व रह सकता है? वो पूछ रहे हैं। कौन सा सम्यक्त्व दूसरे गुण स्थान में रहेगा, यूं सर? हाँ, इनमें इन पांचों में से कौन सा रह सकता है दूसरे? दूसरे गुण स्थान तो सम्यक्त्व का विषय ही नहीं है, तो कोई भी नहीं रहेगा। ओके, और भरत भी वहां है? हाँ सर। हाँ भरत, तुम्हारा क्या उत्तर है? नहीं, पहले गुण स्थान से अपना ये वाला मिट जाता है ना सर, क्या नाम है वो? दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है ये बताओ। नहीं, नहीं अनिल जी, हिंट ना दें प्लीज। नहीं, नाम पूछ रहा हूँ मैं तो गुणस्थान नहीं का। नहीं, ये बहुत बड़ी हिंट है, हिंट ना दें, हिंट ना दें। वही है ना, शाश्वतान सम्यक दृष्टि गुण स्थान है सर। हाँ हाँ, इसमें इसमें अपना वो तीर वाला ये जड़ जाता है ना, क्या नाम है उसका? मेरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है, समझ उलझने गया। की जरूरत नहीं है। हाँ। दूसरे गुण स्थान में इनमें से कौन सा सम्यक्त्व रह सकता है, या कोई भी नहीं तो बोले कोई भी नहीं। शायद तो नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, उपशम उपशम और शायोपशम शायोपशम उपशम और शायोपशम दो रहेंगे सर। ओके, तो हाँ। आपके अनुसार से उपशम और क्षयपशम दो दो सम्यक्त्व रहेंगे दूसरे गुण स्थान अगर में। अगर अपन वो तीर वाला जो इसको मानते अच्छा, हैं। अभी अभी हम जाते हैं, पहले अब आप हमें बताएं कि दूसरा गुणस्थान होता है क्या है? शाश्वतानंद सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। ओके, वो तो उसका नाम हुआ। हाँ ये आता कब है? सर, ये जब आता है जब हम चौथे से नीचे गिरते हुए पहले पे आते हैं कौन से तब। कौन से कौन से कौन से सम्यक्त्व से? अपन जब जो क्या बोलते हैं इसको, दबा हुआ जो ऐसा सायक्षमिक, हाँ, दबा हुआ ऑप्शन में। औपशमिक औपशमिक गुणस्थान जब हम उसमें रहते हैं, एंड देन व्हेन इट कम्स टू उदय एंड देन वी फॉल डाउन। ओके, या तो जब जब अगर हम लोग ऑलरेडी वहां से गिर चुके हैं, तो क्या औपशमिक सम्यक्त्व अभी भी बाकी है? ये चर्चा का विषय है, आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये चर्चा का विषय है, ये समझना होगा अच्छी तरह से। जब हम औपशमिक सम्यक्त्व है हमारा, और हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम उससे नीचे गिर रहे हैं, जब उससे नीचे गिर रहे हैं तो क्या हमारा औपशमिक सम्यक्त्व बाकी रहेगा? हाँ संजय जी, क्या औपशमिक सम्यक्त्व बाकी रहेगा?
नार साहब आप क्या सोचते हैं, क्या औपसमिक सम्यक्त बाकी रहेगा? सब वीडियो ऑन रखें, ये बहुत ही सरल विषय है, एक बार समझ लेंगे तो, नहीं तो क्या हमेशा के लिए टेंशन रहेगा। कांता जी आपका कोई विचार इस पर? तो जब हम औपसमिक सम्यक्त से गिर रहे हैं तो क्या औपसमिक सम्यक्त उसमें बचा रहेगा, हाँ या ना? आप सिंपल से लो ना, आप सेकंड फ्लोर पर हो, सेकंड फ्लोर से आप गिरे तो क्या अभी सेकंड फ्लोर पर हो, हाँ या ना? ना ना। तो इसका मतलब हम औपसमिक सम्यक्त से अगर गिर रहे हैं तो हमारा औपसमिक सम्यक्त तो गया। ओके, इसका मतलब दूसरे गुणस्थान में औपसमिक सम्यक्त तो नहीं है। ठीक है, तो अगर हम क्षयिक सम्यक्त से गिरते हैं तो क्या होगा? ये ट्रिक क्वेश्चन है। क्षयिक से आप गिर ही नहीं सकते ना सर, क्षयिक होने के बाद हाँ, यही तो गिरने का ट्रिक थी। संभावना तो ही क्षयिक नहीं है। बराबर है, एकदम बराबर है। तो क्षयिक सम्यक्त से तो गिर नहीं सकते, तो वहां तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो भी दूसरे गुणस्थान में क्षयिक सम्यक्त तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? अब आपको जब औपसमिक से आप गिरते हो, क्षयोपसमिक भी वहां होगा नहीं। वेदक सम्यक तो कब होता है? ये वेदक सम्यक तो था, वही थोड़ा ट्रिकी था समझने में, राइट? वो 7 और 8 वाला जो गुणस्थान वाला स्थिति था, वो छपक श्रेणी है, उससे लेना देना नहीं है इसका। ओके, छपक और उपसम श्रेणी से इसका लेना देना नहीं है। ओके, आप मान लो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व में हैं और वहां से क्षयिक सम्यक्त्व की तरफ जा रहे हैं, उस स्थिति का आप चिंतन करो। तो ठीक ये है ना? भी दूसरे लेसन का विषय नहीं है सर। हाँ, वो तो नहीं है, लेकिन इसको समझ लेते हैं एक तरह से फिर से अच्छे से। क्षयोपसमिक सम्यक्त्व में आप हो और वहां से क्षयिक सम्यक्त्व में जा रहे हो, तो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व में क्या हो रहा है? जो अभी जो है वो प्रदेशोदय में है और आगे वालों का उपसम जारी है, करेक्ट? अभी जो उदय में आए हुए हैं उनका प्रदेशोदय चल रहा है, और आने वाले ये जो 7 प्रकृति के कर्म थे, बाकी कर्मों का मतलब नहीं है, ये जो 7 प्रकृतियां थी जिनके कारण सम्यक्त हो रहा है, 4 चारित्र मोहनीय की और 3 दर्शन मोहनीय की, इन 7 प्रकृतियों का प्रदेशोदय अभी है और आने वाले जो उदय में थे इन 7 प्रकृतियों के, उनका उपशम चल रहा है। अब जब तो क्षयोपशम का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर क्षय और उपशम दोनों का जोड़ लगा हुआ है। जो प्रदेश में आए हुए हैं वो उनका क्षय होता जा रहा है और आने वालों का उपशम। ऐसे करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि हमें क्षयिक सम्यक्त्व की तरफ जाना है, अर्थात हमें उपशम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या यह सही है? So could you repeat that? ऐसी स्थिति आएगी कि अब हमें उपशम करने के लिए भी कर्म नहीं बचे हैं, करेक्ट? नहीं तो क्षयिक होगा ही नहीं ना। यस और नो? हाँ, उपशम नहीं होगा तभी क्षयिक बन पाएंगे। हाँ, उपशम नहीं तो उपशम नहीं होगा मत बोलिए, वो वीकर स्टेटमेंट है। उपशम नहीं होगा ये वीकर स्टेटमेंट है। उपशम तो कभी भी रुक सकता है, बट क्षयिक में जाना है तो उपशम रुकने से ही क्षयिक में नहीं चले जाएंगे। उपशम क्षयिक में जाना है मतलब कि हमारा कर्म का कोटा ही खत्म होना है। उन 7 प्रकृति के कर्म, उन 7 प्रकृति के कर्म पूर्ण रूप से क्षय होने, खत्म ही होना है उनको, करेक्ट? ओके, अब ऐसी स्थिति में हाँ खत्म होना है मतलब ये हुआ कि उपशम भी नहीं रहना है और कुछ भी नहीं रहना ही नहीं है, कोटा ही नहीं लोना है। ये दिस वाज लाइक कि लास्ट किस्त थी आपकी, आपने EMI लोन लिया हुआ था, ये लास्ट किस्त थी।
जब तक लास्ट किस्त नहीं आती है तो क्या आगे वाले को आपने सेटल कर रखा है, दबा के रखा है और प्रेजेंट ईएमआई पे कर रहे हैं, यह हालत थी। तो प्रेजेंट वाले प्रदेशोदय में थी और आने वाले आपने उपशम कर रखा। अब आने वाले में भी उपशम करने को कुछ नहीं है ही नहीं, कर्म नहीं है। उपशम मैं रोक नहीं रहा हूं, उपशम करने के लिए कर्म ही नहीं है। क्या ये स्थिति सही है, ये समझ सही है या गलत? वही लास्ट ईएमआई वाली बात हो गई है। हाँ एग्जैक्टली वही लास्ट ईएमआई। तो उस समय क्या है, उस समय की स्थिति यह है कि अभी लास्ट के जो थे वो कहाँ है, लास्ट के जो कर्म बचे थे वो कहाँ है, अभी प्रदेशोदय में है और आगे वाले है नहीं उपशम करने को। तो इसको हम क्षयोपशम तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्षयोपशम में क्या होगा, अभी वाले प्रदेशोदय में है, आगे वालों का उपशम हो रहा है, तो वो क्षयोपशम होता है। ये क्लियर हुई सबको बात? थोड़ी सी घुमावदार है लेकिन इजी है। नार साहब क्लियर हुई बात? म्यूट है आप नार साहब, म्यूट है आप। आगे वाले प्रदेश का अवेलेबिलिटी नहीं है। आगे वाले क्लियर हो गई सर? थोड़ी थोड़ी हुई सर, थोड़ी थोड़ी हुई तो एक बार और सुने। अभी क्या है, हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में हैं और वहां से क्षयिक की तरफ जा रहे हैं। तो क्षयोपशमिक में क्या होता है, अब यहाँ हम जितने भी कर्मों के क्षय उपशम क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कर्मों के 7 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। बाकी कर्म एक बार के लिए भूल जाएं। सिर्फ 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? 4 तो अपने चारित्र मोहनीय की और 3 दर्शन मोहनीय की। जिन 7 की उज्ज्वलता से सम्यक्त्व आता है, उन्हीं 7 की बात कर रहे हैं। अब उन 7 की उज्ज्वलता हमें प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है? क्षयोपशमिक रूप में प्राप्त हुई है। इन 7 की उज्ज्वलता हमें क्षयोपशमिक रूप में प्राप्त हुई है, तो हमें क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मिला है। करेक्ट है? अब इन 7 को कि क्षयोपशमिक जो विशुद्धता है या क्षयोपशमिक शुद्धता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी ये जो 7 कर्म प्रकृतियां है, वर्तमान में जो उदय में आई हुई है वो प्रदेशोदय में है, बराबर, और आने वाले जो उदय में है उनका उपशम हो रहा है। करेक्ट है? तो इस तरह ये क्षय और उपशम का मेल हो गया और ये क्षयोपशम हुआ। अब ऐसे करते करते हमारा ये क्षयोपशमिक पीरियड चल रहा है। अब हमें यहां से क्षयिक को जाना है। क्षयिक का मतलब क्या हुआ कि ये 7 प्रकृतियां एकदम शून्य हो जाए, रहे ही नहीं। तो अब ऐसा करते करते प्रदेशोदय में लाते 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 उनका क्षय होते होते एक ऐसा समय आया कि आगे उपशम करने के लिए कर्म ही नहीं बचे। करेक्ट है? बराबर। आगे उपशम करने के लिए कर्म ही नहीं बचे। तो अब जब ऐसी स्थिति आई, इस बॉर्डर लाइन पर सोचें, इस बॉर्डर लाइन पर जो लास्ट वाले कर्म थे वो कहाँ है? प्रदेशोदय में है। आगे वाले कर्म है नहीं, तो उनका उपशम नहीं है। तो इस स्थिति को क्या हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्षयोपशमिक में क्षय और उपशम दोनों का संबंध होना चाहिए था, वो नहीं है। वैदिक सम्यक्त्व। हाँ, और क्षयिक भी नहीं कह सकते। क्षयिक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्तमान में प्रदेशोदय में है, उनका क्षय होना है, अभी हुआ नहीं है अभी तक। जब होगा तब वेदक, जब होगा तब क्षयिक। अच्छा। हाँ, तो जब ये एक समय जो बचा जिसमें इनका क्षय होना है, हुआ नहीं है, प्रदेशोदय में है, उस स्थिति में इसको कहते हैं वेदक समय। वेदक समय। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया। हाँ, तो अब बताएं हमें औपशमिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक रह सकता है? ये कुछ नहीं सोचना शुरू करें। पहले में रह सकता है क्या? नहीं। दूसरे में? अभी बात हुई, दूसरे में नहीं, दूसरे में ओनली सास्वादन। तीसरे में? वो निश्चित गुणस्थान नहीं। चौथे में? नहीं। चौथे में हो सकता है।
हो सकता है ना, चौथा तो सम्यक्त्वी का ही है। चौथा बराबर, पांचवें में, हो सकता हो है, सकता है, छठे में, हो सकता होगा, है, सातवें में, होगा, हो सकता है, आठवें में, 8वें में भी हो सकता या है। हो सकता है। कौन सी श्रेणी? कौन सा था सवाल? कौन सी श्रेणी? आठवें में कौन सी श्रेणी? औपसमिक सम्यक्त है तो ऑप्शन ये दो श्रेणी, एक तो शपक श्रेणी और एक कौन सा श्रेणी था? उपसम श्रेणी। उपसम श्रेणी। उपशम श्रेणी में ठीक है। रहेगा सर। 9, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, करेक्ट। 12, नहीं, वो तो सही वाला। 8 में तो रहेंगे ही नहीं सर। हाँ तो 12 नहीं हो सकता। ठीक है। अब क्षयिक सम्यक्त्व है, वो कहाँ से हो सकता है? चौथे में रह सकता है, लेके चौथे से लेके 12वें प्लस तक, अपना केल्विक तक, सिद्ध। 13वें, हाँ केल्विक नहीं, सिद्ध। सिद्ध तक। गुड, वेरी गुड। और 11वें में? 6 वाला स्थिति तो 11वें में। हाँ तो ऐसा बोल लो, 11वें में नहीं रह सकता। नहीं, पहले वो 4 वाले तो हो ही सकते हैं अपना हाँ 4 से, सही वाले, हाँ करेक्ट, ठीक है। क्षयिक वाला 4 से 11 14 वाले तक नहीं, और 11 सिद्धों वाले में, नहीं। 4 से 14 तक और सिद्धों में सही है, लेकिन 11 बीच में 11 नहीं। नहीं, 11 नहीं। हाँ हाँ, ओके। अब क्षयोष्मिक सम्यक्त्व कहाँ रह सकता है? क्षयोष्मिक, सही समय तो रहता है, चरित्र होने को भी। हाँ, वही मैं भरत बता जी रहा था का करेक्शन है कि क्षयिक सम्यक्त तो रह सकता है ना। वहां क्या पे वो पहले कहाँ 4 पर? लान संबंधी वाले तो हो सकते हैं ना 11वें सर, में, चाहे। क्योंकि क्षयिक सम्यक्त हाँ वाला भी करेक्ट है, ऑप्शन। हाँ सही है भरत जी, सही है भरत जी, ओके। क्योंकि ओके, जिनको ये करेक्ट है भरत जी, थैंक यू। तो क्या है कि ऐसा हो सकता है कि क्षयिक सम्यक्त्व वाला भी उपसम श्रेणी ले सकता है। क्षयिक सम्यक्त्व में सिर्फ 7 प्रकृतियों का क्षय हुआ है, बाकी प्रकृतियां अभी बाकी है, उनका उपसम भी हो सकता है, इसलिए 11वें में भी क्षयिक सम्यक्त्व रह सकता है। करेक्ट है भरत जी, एकदम करेक्ट है, थैंक यू। ओके, फिर चलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की तरफ। अब क्षयिक सम्यक्त्व वाला 8वें गुण स्थान में जब आएगा, कौन सी श्रेणी ले सकता है? होने का ले रहा है सर, तो दोनों ही ले सकता है। दोनों ही ले सकता है, करेक्ट है। औपसमिक सम्यक्त्व वाला सिर्फ उपसम श्रेणी ले सकता है, क्षयिक सम्यक्त्व वाला छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी दोनों ही ले सकता है। ठीक है, इसीलिए उपसम श्रेणी ले सकता है, इसीलिए 11वें गुण स्थान में भी हो सकता है, नहीं तो होता ही नहीं। ओके, ठीक है। फिर आते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व पर। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व मैं थोड़ा इजी कर देता हूं टाइम बचाने के लिए। 1, 2, 3 में नहीं हुआ, चौथे में हुआ, चौथे में हो सकता है, 5वें में, हो सकता है, छठे में, हो सकता है सर, 7वें में, हो सकता है 8वें में नहीं होगा, 8वें में नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसमें वो श्रेणी चढ़ने वाला वो लक्षण ही नहीं है उसमें। ठीक, ओके, डन। तो इस तरह आपको ये थोड़ा आज क्लियर हो गया, माने थोड़ा बहुत और भी क्लियर हुआ। इसी तरह इसको चर्चा करते रहे आपस में भी, आप जब ग्रुप में मिलते हो चर्चा करते रहो तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये कोई टेढ़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सबके सिंपल तो है सब सर, तो भूल जाते हैं। नहीं वो इसीलिए इसको चर्चा करो ना आप, तो उसके आप जब उसकी बातें करोगे तो नहीं भूलोगे आप। तो आप ये बहुत है तो बहुत इजी, माने समझने में इजी है, और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ठीक है, आज एक दो और लेते हैं, उसके बाद अनिल जी आज कुछ पोर्शन कराएंगे। ओके, अनिल जी आप पहले कराना चाहेंगे? आप बाद में ले लेता हूँ, लास्ट के 15 मिनट, ओके, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट, 10-12 मिनट ले लूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो वही सम्यक्त की जब चर्चा हो ही रही है, तो सम्यक्त के थोड़ा और डीप में जाने के लिए सम्यक्त रिलेटेड जो 21 द्वार हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स लेने की इच्छा है मेरी। तो जैसे अभी सम्यक्त का ही हमने बात की, तो अगर सम्यक्ति है तो जैसे हमने बात की कि कौन कौन से गुणस्थान में सम्यक्ति हो सकता है, तो कौन कौन से गुणस्थान सम्यक्ति, कोई भी सम्यक्ति हो तो कौन कौन से गुणस्थान में हो सकता है। 2 से लेके 3 को छोड़ बहुत से लगाकर हाँ पहले और तीसरे को छोड़ के। हाँ, तो संजय जी ने, भरत जी ने कहा पहला और तीसरा छोड़ के बाकी सब कोई भी गुणस्थान में हो सकता है।
तो जैसे ये गुणस्थान की चर्चा हुई, वैसे अपने योग और जीव के 14 भेद जो होते हैं अपने, उसके अंदर भी ये सम्यक्ति कौन कौन से जीव के भेद में रह सकता है। तो पहले ये बता दें कि जीव के 14 भेद कौन कौन से हैं। सूक्ष्म और बादर, हाँ, धवी और अभवी, नहीं, पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय, एकेंद्रिय, अपर्याप्त और पर्याप्त, फिर बादर एकेंद्रिय, अपर्याप्त और पर्याप्त, फिर द्वेंद्रिय, अपर्याप्त पर्याप्त, फिर त्रिएंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, चतुरेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त, फिर असंगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त, और फिर संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। ओके, इसको थोड़ा सा मैं एक और तरीके से बताना चाहूंगा ताकि जिनको नहीं भी ध्यान में आ रहा है उनको इजीली ध्यान आ जाए। तो ये पहले तो 5 आप कर लो, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब देखो एकेंद्रिय को छोड़ करके वो सारे के सारे क्या त्रस्त जीव है, तो वो स्थूली है, ओके, बादरी है। और तो इसलिए एकेंद्रिय में कुछ जीव है जो सूक्ष्म है, कुछ है जो बादर है। तो इसलिए एकेंद्रिय के 2 भाग कर दिए, तो 6 हो गए टोटल, सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय, ये 2 कर दिए। अब आप देखो कि पंचेंद्रिय के पहले तक जितने भी हैं वो सारे के सारे उनके मन नहीं है, वो असंगी है, असंगी है। जो पंचेंद्रिय हैं उनमें कुछ के मन है, कुछ के नहीं है, इसलिए उनके फिर से 2 भाग कर दिए, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इस तरह टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब 7 हो गए ना, ये 7। अब इन 7 में अपर्याप्त और पर्याप्त इस दृष्टि से हो गए 14। हाँ अनिल जी। तो अब ये 14 प्रकार के जो जीव हैं उनमें कौन कौन से में सम्यक्त हो सकता है और कौन कौन से में नहीं हो सकता। तो अपने जो एकेंद्रिय जीव हैं, एकेंद्रिय जीव, उनमें सम्यक्त हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है सर। हाँ, तो उनमें नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर उनमें नहीं हो सकता तो पहले चारों ही चले गए। पहले 4 जो थे वो एकेंद्रिय के थे। हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त, और बादर एकेंद्रिय का अपर्याप्त, ये चारों में नहीं है। फिर है? वो एकांत मिथ्यात्व होता है। क्यों नहीं हो सकते उसका, निर्मल जी कोई पर्टिकुलर रीजन क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से बिना संगी के सम्यक्त नहीं हो सकती। मन वाला ही सम्यक्त हो सकता है। तो मन वाला तो फिर पंचेंद्रिय होता है, वो पंचेंद्रिय में होगा। मन, ओके, ठीक है, पर्याप्त, हाँ पर्याप्त अगर है तो संगी होना पड़ेगा, वो करेक्ट है। हाँ, करेक्ट। तो वही है, तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से फिर संगी 2 ही बचे हमारे, अपर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है, तो उन 2 में सम्यक्ति हो सकता है, वो तो करेक्ट है। पंचेंद्रिय का संगी, अपर्याप्त और पर्याप्त। अब चक्कर क्या है, बाकी सब असंगी है तो उस लॉजिक से कोई में भी सम्यक्ति होना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली दूसरे स्थान में अगर वो गिरता हुआ है, दूसरे गुण स्थान में आया हुआ है और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दूसरे जीव में जा रहा होता है, तो वहां पे वो अपर्याप्त अवस्था तक सम्यक्ति रह सकता है, वो शाश्वत सम्यक्त रह सकता है। हाँ, ओके। उस कॉन्टेक्स्ट के कारण द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें सम्यक्ति हो सकता है। 2 + 3 और असंगी पंचेंद्रिय, तो 2, 3 और असंगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त में भी हो सकता है। तो 4 वो हो गए और 2 संगी वाले हो गए, तो 6। तो ये 6 में सम्यक्ति हो सकता है। जबकि इनमें से 4 में सिर्फ जो शाश्वत सम्यक्ति होगा। ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है कोई? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो ठीक है, आपने ऐसे डिस्कशन में फिनिश कर दिया। हाँ, एक्सप्लेन करें तो
बेसिक समझने की कॉन्सेप्ट है कि अगर जब तक मन नहीं है सम्यक्त आने का संभावना नहीं रहती वहां पे। ओके, तो अगर संगी है तभी सम्यक्ति हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो संगी हमारे 14 में से कितने हैं? हाँ, पंचेंद्रिय, हाँ, उसमें 2 है। एक तो क्या बोलते हैं इसका, अपर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है, तो जो लास्ट 2 हैं संगी पंचेंद्रिय के, अपर्याप्त पर्याप्त, उन 2 में सम्यक्ति हो सकते हैं। वो हो अब गया। ये क्या संगी में जो अपर्याप्त है हम्म, उनमें भी अगर पिछले भाव का सम्यक्त्व है तो वही रहेगा, क्योंकि उस हाँ समय तो प्राप्त तो नहीं कर सकते, हाँ हाँ, क्षयिक सम्यक्त्व था तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक बात है। पर्याप्त हाँ। is, I get all या the- शाश्वादन हो सकता है जैसा आपने पहले बताया, हाँ हाँ, या क्षयिक था तो परमानेंट है तो वो रहेगा, वो अपर्याप्त अवस्था में भी रहेगा। क्लास को पर्याप्त क्या होता है, वो ओके। पर्याप्ति का तो पर्याप्त और अपर्याप्त क्लियर है या वो थोड़ा वो बताऊं मैं? बता दीजिए। वो प्रश्न पूछ लीजिए ना किसी को, तो बता देंगे तो ठीक है, नहीं नहीं उत्तर बताएंगे तो आप बता देना। ओके, तो अपर्याप्त अवस्था किसे कहते हैं जब हम बात कर रहे हैं? जिस जीव की जितनी पर्याप्ति है वो हम्म, पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त अवस्था में रहता है। जैसे जीव एक भाव से दूसरे भाव में आता है तो सबसे पहले वो फॉर एग्जाम्पल एक इंद्रिय की पर्याप्तियां होती है 4, जब तक चारों पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो प्रोसेस चलता रहता है तब तक वो अपर्याप्त होता है। जैसे ही जितनी पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए पूरी हो जाती है वो पर्याप्त हो जाता है। तो पर्याप्तियां 6 कौन सी है? वो पर्याप्तियां 6 है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वास्थ्य पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। इसको समझना हो तो एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति होती है और हम मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है। तो एक इंद्रिय जीव की जब 4 पर्याप्तियां पूरी हो जाती है तब उसे पर्याप्त कहते हैं। और मनुष्य के संगी मनुष्य के जो 6 पर्याप्ति है वो पूरी होती है तब उसे पर्याप्त कहते हैं और ये ऑर्डर वाइज ही होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। तो जब तक पर्याप्तियां जिसको जितनी- 1 मिनट, क्लियर हुआ है कि नहीं पूछ लें थोड़ा, क्योंकि भरत जी तो और भी एडवांस लेवल में बताते हैं, तो थोड़ा लोगों को मेरे ख्याल से बेसिक लेवल पे अगर सोचना है तो ऐसा सोचें कि इस जीवन को चलाने के लिए जो भी पौद्गलिक मशीनरी चाहिए, जितनी मशीनरी सबके सबके लिए अलग अलग है, जिसकी जितनी मशीनरी इंटाइटल्ड थी उतनी मिल जाए तो पर्याप्त, जब तक न मिले अपर्याप्त। ठीक है ना? अब वो क्या है, बॉडी बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, खाना पचाने के लिए मशीनरी चाहिए, श्वास लेने के लिए मशीनरी चाहिए, बोलने के लिए मशीनरी चाहिए, मन से सोचने के लिए मशीनरी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सारी मशीनरियां जिसको जिसको जितनी मिलनी थी उतनी मिल गई तो पर्याप्त, और जब तक न मिले अपर्याप्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जन्मते ही तो मिलती नहीं है, तो जन्म लेते समय सभी होते हैं अपर्याप्त और कालांतर में बहुत कम समय में हो जाते हैं पर्याप्त। और ऐसा भी हो सकता है कि बिना पर्याप्ति मिले ही मर भी जाएं तो अपर्याप्त अवस्था में मर भी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने बताया ताकि लोगों को जो बिना उलझे कितनी पर्याप्तियां हैं वगैरह इसको इजीली समझा जा सके। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वही 7 प्रकार के जो हमने जीव के भेद किए थे, सूक्ष्म और बादर एकेंद्रिय, फिर द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी और संगी पंचेंद्रिय। तो इन सब के जीवन जब जन्म होता है तो सबसे पहले अपर्याप्त अवस्था रहती है और कालांतर में पर्याप्त अवस्था होती है। तो उस हिसाब से ये टोटल 14 जीव के भेद बताए गए। तो इसके अंदर वही हम चर्चा कर रहे थे कि जो संगी जीव हैं, संगी यानी पंचेंद्रिय हैं, वो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों हो सकते हैं, और वो दोनों में क्योंकि संगी हैं इसीलिए वो सम्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन और फिर अनिल जी मेरे ख्याल से ये अपेक्षा रहेगी कि जब अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, करेक्ट है वो। हाँ, क्योंकि वो पहले का सम्यक्त था तो वो कंटिन्यू रह सकता है। हाँ हाँ, तो वही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे 7 अपर्याप्त अवस्थाएं हैं, तो प्रश्न उठ सकता है कि सातों अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त क्यों नहीं आ सकता। तो वही एकेंद्रीय जीव वाली जो होती है वो एकदम इतनी कम ज्ञान ज्ञान का और इतने आवरण रहता है कि सम्यक्त आने की जो
लेवल चाहिए, मिनिमम लेवल, वो नहीं होता है वहां पे। उसके कारण अपर्याप्त अवस्था में भी एकेंद्रिय में सम्यक्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए सूक्ष्म और बादर जो एकेंद्रिय की अवस्था है, उन दो का अगर छोड़ दें तो हमारे 5 अपर्याप्त अवस्थाएं बची, उनमें पिछले जन्म से सम्यक्त आ सकता है। हाँ, गिरता हुआ जरूरी नहीं है, क्योंकि असंगी अगर है तो वो पिछले जन्म का शायिक सम्यक्त भी आ सकता है, छायक सम्यक्त भी आ सकता है। वो सिर्फ संगी पंचेंद्रिय में, अपर्याप्त में। हाँ, अपर्याप्त में। बाकियों में सास्वादन सम्यक्त ही आएगा, गिरता हुआ ही आएगा, क्योंकि वो जाना है। क्योंकि द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय में सम्यक्त जाना है, पर्याप्त अवस्था में आते ही वो सम्यक्त चला जाएगा। तो इसलिए अगर जाना है तो सास्वादन ही आ सकता है, दूसरा और कोई नहीं आ सकता। और इसीलिए 5 अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त हो सकता है, और छठा जो है वो हमारा संगी पर्याप्त अवस्था है, उसमें सम्यक्त हो सकता है। तो इस अपेक्षा से 14 जीव के भेदों में 6 में सम्यक्ति हो सकता है। एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, हाँ, जो थोड़ा आपके लिए नहीं है, लोगों के लिए है। छायिक सम्यक्त्व वाला कौन सी आयुष्य का बंधन कर सकता है? क्या ओके, और बहुत इजीली पूछूंगा, क्या छायिक सम्यक्त्व वाला एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीव की योनि में क्या अपना आयुष्य बंधन कर सकता है? शायद सम्यक्त जाता है क्या कभी? आगे तो वापस हाँ, तो अब निर्मल जी का क्वेश्चन है, प्रश्न है कि शायद सम्यक्त का जिसने शायद सम्यक्त जिसको आ गया है, वो कौन कौन से आयुष्य बांध सकता है? इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ, तो बांध नहीं सकता, ऐसे ही। देखिए, ये जो अभी जो तर्क दिया था उससे मेल भी खाता है, इसलिए मैंने पूछा। याद रखने का भी इजी तरीका है। आप देखो, जिसको छायिक सम्यक्त्व है नहीं कर सकता जी, नहीं कर सकता, क्योंकि अगले जन्म में भी छायिक सम्यक्त्व होना है। खाली अपर्याप्त अवस्था में नहीं, पूरे जीवन रहना है, तो कैसे रहेगा? अगर वो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय वगैरह हो गया तो उसको छायिक सम्यक्त्व रह ही नहीं सकता। इसलिए छायिक सम्यक्त्व वाला वो बंद नहीं करेगा। ठीक है। एक और जो प्रश्न था पिछली क्लास का, उसका आंशिक उत्तर मिला था, तो वो मैं 1 मिनट में बता देता हूं कि तीसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती। इसका आंशिक उत्तर मिला था, क्योंकि जिस अवस्था में जीव आयुष्य का बंधन करता है, उसी अवस्था में उसका मरण होता है। तो अगर मिथ्यात्व की अवस्था में अगर जीव आयुष्य का बंधन करता है तो वो मिथ्यात्व की ओर जाकर के मरेगा, और सम्यक्त्व की अवस्था में अगर जीव बंधन करता है तो सम्यक्त्व की ओर जाकर मरेगा। वो मिश्र में चूंकि दोनों का मिश्रण है, इसलिए वहां पर वो नहीं मरेगा। ठीक है, आगे चले अनिल जी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेस्या के द्वारा, जो लास्ट में जो लेस्या होती है उसी लेस्या में आगे जन्म लेता है, तो जो वहाँ संदिग्ध अवस्था में वहाँ लेस्या का भी पता नहीं चलेगा आपको। बराबर। तो उसके लिए भी वो भी बोला जा सकता है। करेक्ट है। निर्मल जी, ये वाला पॉइंट की जिस अवस्था में वो आयुष्य का बंद करता है उस अवस्था में मृत्यु होती है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। क्योंकि अगर जैसे राजा श्रेणी का ही बंद तो उसका मिथ्यात्व अवस्था में हुआ, लेकिन उनको छायक सम्यक्त था, तो मृत्यु तो मिथ्यात्व अवस्था में हो नहीं सकती, उनकी सम्यक्ति में ही होगी। नहीं, लेस्या वहाँ पे लेस्या ही काम करेगी। आप जो लेस्या में मरे, वो कृष्ण लेस्या थी उस टाइम, कृष्ण लेस्या है तो कृष्ण लेस्या में जन्म लिया। सॉरी, ये हो सकता है वहां लिखा हुआ था वो उन्हीं भावों में मरेगा, मिश्र भावों में नहीं मरेगा। फिर से, लेकिन अच्छा, आपका ये ऑब्जर्वेशन अच्छा है। एक बार फिर से देखता हूँ, मैं जहां से पढ़ा था मैंने फिर देखूंगा एक बार। अभी जैसे अगर हम ये 14 जीव के भेद समझे हैं,
और हमने जनरली सम्यक्त्वी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट में देखा कि 6 जीव के भेद हो सकते हैं। तो इसको अगर हम और फर्दर डिवाइड करें तो जैसे अभी हमारे 5 प्रकार के सम्यक्त थे, तो उनमें से कौन से जीव में हो सकते हैं। तो जैसे शाश्वतन सम्यक्त है, तो अभी हमारे पास 6 ही जीव के भेद हैं, उन्हीं की चर्चा करनी है, बाकी तो है ही नहीं एनीवे। तो उन 6 भेदों में शाश्वतन सम्यक्त कौन से में हो सकता है। जी का कहना है 6 में हो सकते हैं, तो करेक्ट है, क्योंकि 5 तो अपर्याप्त वाले हो ही सकते हैं, और जो असंगी पर्याप्त है उसमें भी शाश्वतन सम्यक्त हो ही सकता है, गिर ही सकता है उसमें भी। तो इसलिए 6 में नहीं, शाश्वतन लेकिन उसमें हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो सिर्फ जितने समय में उतने समय में पर्याप्त तो हो जाएगा। नहीं, तो पर्याप्त की बात हो रही है ना, पर्याप्त अवस्था में भी शाश्वतन सम्यक्त हो सकता है ना। हाँ वैसे अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक है, माने जो आया था वो नहीं रहेगा, फिर से उस जन्म का हो हाँ, सकता है। उस जन्म में, हाँ हाँ, नहीं मैं जो आया था उसकी सोच रहा हाँ, था। नहीं आया वो नहीं, हाँ उस जन्म में हाँ हो इस जन्म में हो सकता है, करेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट है औपसमिक सम्यक्त, तो वो कौन से में हो सकता है। भरत जी कह रहे हैं वो 2 में हो सकता है, 13 और 14 में, क्योंकि वही है जो अपर्याप्त अवस्था है उनमें तो जो द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, वो तो शाश्वतन सम्यक्त के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो वहां पे तो बाकी की गणना ही नहीं होगी। अब बचा हमारे असंगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त। संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त। हाँ, तो असंगी अपर्याप्त में भी वही केस हो गया, क्योंकि वहां सम्यक्ति कंटिन्यू नहीं रह सकता, तो पीछे वाले से ही वो आया हुआ रह सकता है, इसीलिए उसे शाश्वतन सम्यक्त हो सकता है। हाँ, मन नहीं है इसलिए। तो बचे दो हमारे असंगी, नहीं संगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त और पर्याप्त। इनमें औपसमिक हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों में। तो संगी पर्याप्त जो है उसमें तो हो ही सकता है, मनुष्य संगी है तो। पर्याप्त तो निर्विवाद है, हाँ, उसमें तो निर्विवाद होता ही है, नॉर्मली उसी में होता है। असंगी संगी अपर्याप्त अवस्था जो है, मतलब पिछले भाव से आया है और अपर्याप्त है, अभी तक संगी है लेकिन अपर्याप्त है, तो उसको औपशमिक हो सकता है क्या। उसको भी हो सकता है। तो औपशमिक अगर सम्यक्त में मरा है तो औपशमिक में रह के वो आ सकता है, वो ट्रांजिशन हो सकता है। इसमें कह रहा है इसी परमिट पढ़ूं, आंसर पढ़ रहा था। हाँ, तो भरत जी एक उसके रिलेटेड कुछ कॉन्टेक्स्ट है वो पढ़ रहे हैं वहां पे, थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए। ऐसा माना गया है कि उपशम संयुक्त में जीव कार्य नहीं करता। यहाँ प्रश्न होता है कि फिर अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक संयुक्त कैसे मानी गई है। यहाँ यह समझना चाहिए कि 11वें गुणस्थान से जीव जब काल करके अनुत्तर विमान में जाता है देवलोक में, उस समय उसके अपर्याप्त अवस्था में उपशम संयुक्त मानी गई है, अन्य स्थानों में नहीं। तो 11 गुणस्थान से वो देवता देवलोक में जाता है तभी उपशम संयुक्त अपर्याप्त अवस्था में रहता है, बाकी नहीं है। एक ही सिचुएशन है वो, एक केस है बस, उसमें रहता है उसमें। देव की बंद करते हैं, सभी के देवता ही बनता, तो जब जाता रहता। तो इसमें कोई प्रश्न है औपशमिक सम्यक्त में। अब नेक्स्ट आता है वेदक सम्यक्त, तो उसमें कौन से जीव के भेद। एक ही होगा शायद, संगी पंचेंद्रिय। तो उसमें जनरली 14 तो है, उसमें डाउट ही नहीं है। यहाँ पे 13 भी बताया गया है और उसका एक नोट दिया हुआ है, तो नोट पढ़ता हूं मैं। वेदक सम्यक्त समझ गया, ठीक है। छायासमिक सम्यक्त से जब छायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है, उसी तब समय मर गया। सम्यक्त के अंतिम समय में सम्यक्त मोनीय प्रकृति का उदय के रूप में जो वेदन अनुभव होता है वह वेदक सम्यक्त है। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, तो वो अगर जो ट्रांजिशन है उसी समय मर गया, तभी तो अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। वो ट्रांजिशन तो अपर्याप्त अवस्था में कैसे होगा अदरवाइज।
वो जन्म लेते समय वो ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा सर। ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो लेशा नहीं, क्या होगा ट्रांजिशन इसमें? हो सकता है ना, क्योंकि सम्यक तो आया हुआ है उसको, हाँ छायक सम्यक सम्यक तो है, हाँ। और अपर्याप्त अवस्था में ही उसका छायक में कन्वर्ट हो गया होगा। अपर्याप्त अवस्था में क्षयिक में कन्वर्ट होगा क्या? और कोई मेरे को मन ही नहीं है तो फिर कैसा डेवलप नहीं, होगा? संगी है ना, संगी की संगी बात। है, संगी है। पर्याप्त ही नहीं हुई है अभी तक हाँ। मेरी। संगी यानी कि मन, मन होता है चौथी तो ये प्रकृति, जन्ना वरना हाँ वो तो चालू रहता ही है। पांचवी प्रकृति है। मैं देख रहा हूँ और कोई और सर कोई क्या काल स्थिति में निर्जर होती है क्या क्रम को? है? अंतर्गति में निर्जर होती है क्या क्रम हाँ, को? सहज तो होती है ना। सहज निर्जरा होती है। हाँ। तो मतलब वो इसके बाद भी हो सकती है हम्म। पर्याप्त। अच्छा, ये जो अभी अपना ये ट्रांसलेशन जो अपना कौन सा कर्म के यहाँ पर शेयर हो रहे थे अपने जब वो ट्रांसलेशन हो रहा है? क्या चीज? कौन से कर्म के खत्म हो रहे हैं जो ये ट्रांसलेशन? 7 जो बताए थे ना, ये 7 ही कर्म की बात हो रही है ना, बाकी कर्म जो 7 प्रकृतियां की बात हो रही है, बाकी तो कोई 7 मतलब ही नहीं। बात हो रही है। ये वाला उसमें दो division चार है। चार वो नहीं सर, दो कर्म है, एक जो ठेस होता था और एक ऐसे जड़ जाता है। हाँ, एक सहज निर्जरा हाँ। और एक अकाम निर्जरा, एक सकाम निर्जरा। And then, कर्म आपके यहाँ पर कौन सा कर्म पूरा क्षय होने से ये आपके 7 जो प्रकृतियां हैं साथ मोनी। में से हाँ। भी कौन सा वाला डिवीजन? नहीं, डिवीजन तो वो तो टेक्निक है, कैसे हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको खत्म होने हैं। ये सातों के सातों खत्म होने तभी शायक होगा, नहीं तो शायक नहीं होगा। तो आप निर्मल जी, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि अगर वेदक सम्यक आया हुआ है उस समय मृत्यु हो गई? हाँ वही मुझे लग रहा है। तो आ गया ना सर फिर वो तो क्योंकि वेदक समय तो एक समय के लिए रहता है, वो मृत्यु हो गई तो फिर अगले समय में वो जन्म होगा उसका, तो वहां अपर्याप्त आएगी। इसका आंसर ये रहा। हाँ। यहाँ यह समाधान दिया गया है कि मनुष्य भव में शायिक समय की प्राप्ति हुई, 4 अनंत नबंदी और 2 दर्शन मोहनीय की, इन 6 प्रकृतियों का मनुष्य जन्म में हो गया। सम्यक मोहनीय का वेदन करते समय जीव का आयुष्य पूर्ण हो गया, और नरक देह या तिरिंच में जाकर उसका वेदन करता है या अंतराल गति में करता है। इस अपेक्षा से यहाँ तो 16 दंडक का, पर अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके। वही वही मैं जो बोल रहा हूँ वही है ना। वही है हाँ, सर, हाँ, इसमें 7 प्रकृति ये में ट्रांजिशन पीरियड में ही उसका आयुष्य कंप्लीट हो गया। हाँ, तो वेदक सम्यक में कंप्लीट नहीं हुआ उसका उसका हाँ वैदिक सम्यक तो चल रहा है उस समय जब लास्ट प्रदेश। नहीं, वही वहां पे क्लैरिफिकेशन ही है, छायब समिक में हुआ है, लेकिन छायब Okay. समिक में शायद। सात नहीं शायद में हुआ, नहीं शायद में हुआ साहिक है, में नहीं, छायब समिक में हुआ है। एक का वेदक 6 के 6 हुए हैं। हाँ, तो इसलिए उसको छायब नहीं बोलेगा ना। अवस्था नहीं हुई ना, वो छायब समिक अवस्था है, क्योंकि एक का एक छायब आपको- सम है, एक का छायब सम है ना अभी। एक का वेदक फिर से पढ़ लेता हूँ सर। हाँ, पढ़ो आप। मतलब यहाँ यह समाधान दिया गया कि मनुष्य भव में शायिक सम्यक की प्राप्ति हुई है, 4 अनंत अनुबंधी और 2 दर्शन मोहनीय की, इन 6 प्रकृतियों का क्षय मनुष्य जन्म में हो गया है। सम्यक मोहिनी का वेदन करते समय जीव का आयुष्य पूर्ण हो गया, वह हाँ उसका वेदन करते समय मतलब कि क्षयिक नहीं हुआ है ना। हाँ, तो वही तो सम्यक मोहनीय का वेदन करते समय मतलब कि जो जिस पीरियड में वो प्रदेशोदय में था उसी पीरियड में आयुष्य कंप्लीट हो गया। हाँ, हाँ और इसीलिए वो नेक्स्ट जन्म में जाके वहां पे उसका बराबर। वेदन करता है, तो इसलिए वहां वेदक आ जाता है। हाँ, ठीक है। ये अंतराल गति में ये जैसे प्रदेश उदय और वो दूसरा उदय भी हो सकता है हाँ, वो तो हो सकता है। और उसका निर्जरा भी दोनों के हाँ। इस गति में हो सकता है। तो शाह निर्जरा में प्रदेश उदय और दूसरा उदय भी होता है। सहज निर्जरा और उदय को आप मिक्स मत करो। नहीं सॉरी, निर्जरा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो निर्जरा सहज तो होती है, दूसरा वाला नहीं हो सकता। वहां पे अकाम निर्जरा नहीं हो अकाम अकाम और सकाम निर्जरा मुझे डाउट है कि वहां हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास जो औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर चाहिए वो है नहीं आपके पास। काम के लिए सम्यक होना जरूरी है, सम्यक तो रहते ही है, मतलब कई वो रह सकता है, लेकिन आपको औदारिक और वैक्रिक शरीर नहीं है ना।
हाँ अप्रयत पुरुषार्थ अवस्था में मैं भी हाँ। फर्स्ट टाइम समझ रहा हूँ। तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, बट सकाम निर्जरा तो सम्यक भी होते हैं ना। हाँ, तो सकाम सम्यक मतलब है, पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा ना। सकाम सम्यक है तो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं तो ओह, पुरुषार्थ की तो जरूरत है ही ना। हाँ, पुरुषार्थ के बिना तो अकाम सकाम होगी नहीं ना। नहीं तो सहज निर्जरा हो जाएगी फिर, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो। अकाम सकाम भी दोनों दोनों में पुरुषार्थ चाहिए। एक में आपका मोक्ष लक्ष्य है, एक में मोक्ष लक्ष्य नहीं है, तो ये सहज निर्जरा ये अलग है। ये अलग है। तीन तरह के एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत बार तो एक्सप्लेन हो यहाँ पे चुका है, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। सहज निर्जरा बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वेदक सम्यक्त का हुआ। अब लास्ट एक दो बचे हैं, क्षयप समिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त। तो वही इनका भी सिमिलर केस है। वो अपर्याप्त वाली अवस्था जो चार हैं वो तो होंगी नहीं। लास्ट संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त, दो ही अवस्था रहती है। तो क्षयोप समिक का अभी जैसे इतनी हमने डिस्कशन किया, तो पिछले जन्म से क्षयोप समिक भी आ सकता है और क्षयिक भी आ सकता है। इसीलिए क्षयिक तो आना ही है, हाँ, क्षयिक तो आना ही है, आ नहीं तो सकता, आना ही है। हाँ, तो अपर्याप्त क्षय- दोनों में रह सकती है और पर्याप्त में तो होगा ही। तो इसीलिए इनमें भी दो दो जीव के भेद है। और शेष समय का अगर टेक्निकल रीजन देना हो तो शेष समय का मैक्सिमम काल होता है 66 सागर। एक जीव की आयु होती है मैक्सिमम 33 सागर। तो ऑब्वियसली वो तो कंटिन्यू होना ही है अगर 66 सागर इसका है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ क्योंकि अब 10 मिनट बचे हैं। आप निर्मल जी, आप आपकी टॉपिक जो कंटिन्यू कर ठीक रहे है, थे। मुझे आज करण करने का विचार था, बट करण आपने इतना हैवी ले लिया है, तो मैं एक और हैवी गुगली नहीं लगाता हूँ और कुछ सिंपल की तरफ जाता हूँ। हाँ, तो ठीक। मैं एक स्टैंजा को स्किप करके वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आगे चलते हैं। सम्यक्त्व का जो लास्ट पोर्शन था उसको एक बार के लिए यहाँ विराम दूंगा और सम्यक्त्व के बाद वाले जो संवर के भेद है उनकी तरफ चलता हूं। सावध्य वृत्ति प्रत्याख्यानम विरति, अर्थात सावध्य वृत्ति के प्रत्याख्यान को, के त्याग को विरति कहते हैं। सावध्य वृत्ति क्या हुई? जो सावध्य योग रूपाया अंतरलालसा रूपायाश्च सावध्य वृत्ति प्रत्याख्यानम विरति संवरः। अंशतः पंचम गुणस्थाने सर्वतश्च षष्ठ गुणस्थानात् प्रभृति। इसका अर्थ हुआ जो पापकारी प्रवृत्ति है, और एक तो हो गई पापकारी प्रवृत्ति और दूसरी हो गई अंतरलालसा। ये दोनों ही को हम सावध्य वृत्ति कहते हैं। तो एक तो हो गई, अब मैंने जैसे कुछ हिंसा की, कुछ परिग्रह किया। एक है कि मैंने हिंसा का त्याग नहीं किया, मैंने परिग्रह का त्याग नहीं किया। इसका मतलब हमारी व्यक्त या अव्यक्त लालसा है उसमें, हमने उससे अपने आप को अलग नहीं किया है। तो ये अंतर लालसा के अंतर्गत आता है। तो या तो प्रवृत्ति की हो एक्चुअली, या अंतर लालसा, ये दोनों जो है वो सावध्य प्रवृत्ति में आ गए। तो इनका त्याग करना जो है वो विरति संवर है। और इसका त्याग किस तरह से किया जा सकता है? अंशतः पंचम गुण स्थाने, तो अंश रूप में पार्शियली किया जा सकता है, तो वो पांचवें गुण स्थान में अर्थात श्रावकों के गुण स्थान में आता है। और सर्वतश्च पूर्ण रूप से, अर्थात जो हम कहते हैं ना, मन से, वचन से, काया से, तीनों से, और तीनों न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, तीन करण तीन योग से, तो वो जो होता है वो हो गया पूर्ण रूप से। वो होता है किसे? साधु को, और वो हो गया छठे गुण स्थान में। तो अंशतः पांचवें गुण स्थान में और पूर्णतया छठे गुण स्थान में इसका ये होता है। तो ये हो गया विरति संवर। फिर नेक्स्ट संवर आता है संयमोत्साहो प्रमादः। तो संयम में होने वाले उत्साह, संयम में जो होने वाली रुचि या उत्साह, उसे कहते हैं हम अप्रमाद। तो ये हो गया, इसे कहते हैं
अप्रमाद संवर। तो अप्रमाद संवर क्या हुआ? जो संयम में हमारा उत्साह रहता है, संयम के प्रति क्षण क्षण जागरूकता रहती है, क्षण क्षण रुचि रहती है, उसे हम कहते हैं अप्रमाद संवर। अयम सप्तम गुणस्थानादारभ्य, ये 7वें गुणस्थान से शुरू होता है और कहां तक रह सकता है? 14वें गुणस्थान। 14वें गुणस्थान तक रह सकता है। ठीक है, फिर तो ये क्लियर हो गया। तो हमने विरति की बात कर ली और अप्रमाद की बात कर ली। फिर आते हैं कसाय की तरफ। क्रोधाद्य भावो कसाय, तो क्रोध आदि के अभाव को, क्रोधाद्य अर्थात क्रोध आदि, अभावो अकसाय, उनके अभाव को अकसाय कहते हैं। तो मान लीजिए मेरी भावभंगिमा में चेहरे पर मैं क्रोध नहीं दिखा रहा हूं, तो क्या उसे मैं अकसाय संवर कहूं? हाँ या ना? अंदर से नहीं आना चाहिए सर। हाँ, अध्यवसाय में नहीं होना चाहिए। जो बाहर दिख रहा है वो तो योग है। बराबर। ये इसलिए मैंने फिर से पूछा क्योंकि पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी इसकी। जो बाहर दिख रहा है हमारा क्रोधादित रूप, वो योग है, वो कसाय में नहीं आता है। ऐसी अंतर भावना, ऐसे अध्यवसाय, ऐसे आत्म परिणाम जिनके कारण ये हो रहा है, उन अंतर परिणामों को हम कसाय कहते हैं। तो उनका अभाव अकसाय संवर है। क्लियर हो गई बात? तो असो वीतरागावस्था में एकादश गुणस्थान आरभ्य, तो ये अकसाय जो है वो कहां शुरू होता है? वीतराग अवस्था में शुरू होता है। वीतराग अवस्था अर्थात, वीतराग अवस्था का मतलब क्या हुआ? राग द्वेष से मुक्त। राग द्वेष से मुक्त अर्थात, ये देखिए ये सर्कुलर परिभाषा है। ये अपने बारहवें गुणस्थान। ये तो एक ही बात होगी। आप अकसाई कह दो, वीतराग कह दो, एक ही बात है ना। राग द्वेष मुक्त मतलब क्या हुआ? कसाई मुक्त। कसाय मुक्त। बात एक ही है। आप क्रोध मान माया लोभ मुक्त कह दो, राग द्वेष मुक्त कह दो, कसाई मुक्त कह दो, बात तो एक ही है। एक ही है। तो यहाँ वीतराग कहना नहीं कहना एक ही बात है। जब कसाई नहीं है वही वीतराग है, वीतराग को और कोई थोड़ी है। वीतराग का मतलब ही है अकसाय, जो जिसमें कसाय नहीं है वो वीतराग है। वेरी सिंपल। तो ये शुरू कब से होता है? 11वें गुणस्थान से शुरू होता है। अकसाय की अवस्था 11वें गुणस्थान से शुरू होती है। 12वें में रहती है ना, 11वें और 12वें दो में रहती है। 13वें में भी, 14वें में भी और केवल इसमें भी, सिद्धों में भी। सिद्धों में तो अपेक्षा ही नहीं है शायद। और ठीक हाँ, नहीं ठीक है। तो ये 13 हो तक तो गया। रहती है सर। हाँ, 13 तक तो रहती है। 14वें में भी रहेगी ना, पूरे हाँ, हर गुणस्थान में 11 के बाद रहेगी, 11 से रहेगी। अब फिर आता है अयोग किसे कहते हैं? अप्रकंपो अयोग, अर्थात अप्रकंप किसे कहते हैं? वाइब्रेशन, हिलना डुलना, प्रकंप होना, प्रकंपन, कंपन। तो अप्रकंप मतलब कि एकदम भी अडोल अवस्था, बिना हिले डुले, एकदम भी हलन चलन नहीं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? अयोग संवर। अयोग। ठीक है, ये हो गया अयोग। तो अयोग असो शैलेश अवस्थायाम चतुर्दश गुणस्थाने, तो ये अयोग संवर जो है इसे शैलेशी अवस्था भी कहते हैं। शैल अर्थात पहाड़, मेरू अर्थात पहाड़। तो पहाड़ क्या, पहाड़ की उपमा किसे देते हैं हम? पहाड़ अडोल है, हिलता डुलता नहीं है, स्थिर है। तो पहाड़ के जैसी अडोल अवस्था, शैलेशी अवस्था, ये कौन से गुणस्थान में होती है?
हम ध्यान करते हैं तो ऐसी अवस्था हो सकती है ना, अभी भी हो सकती है, पांचवें गुण स्थान में भी हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? सर मन भी तो अडोल होना ना सर। मन भी अडोल होना है। हाँ, मन में भी कंट्रोल कर लिया तो तो बात अलग है। हाँ, तो नहीं हो सकती, फिर भी नहीं हो सकती। श्वासोश्वास चल रहा है और भी चल रहा है, नहीं हो सकती। तो ये अवस्था एकमात्र कौन से गुण स्थान में हो सकती है? 14वें गुण स्थान में हो सकती है। ठीक है ना? 14वें गुण स्थान में एकमात्र ये अवस्था हो सकती है। ओके। यश्च संयमिनाम ध्यान दिना शुभायोग व अवरोध सो अपि अयोग संवरांश एव। तो बहुत तेज आवाज आई है। हाँ, तो अब कहा जाता है कि कभी कभी संयमी साधुओं में, जो मैंने आपको बताया, ध्यान आदि के द्वारा जो योग का निरोध होता है, योग को रोका जाता है, अच्छे अडोल बनने की चेष्टा की जाती है, वो क्या है? वह अयोग संवर का अंश है। पूर्ण रूप से तो नहीं है, पर अयोग संवर का अंश है। जितना जितना योग टला उतना उतना अंश उसको बोल सकते हैं। ओके। अप्रमादादय त्रयोपि प्रत्याख्यानापेक्षा अंतर्वैषध्य साध्यवता। तो अप्रमाद, अकसाय और अयोग, ये तीन संवर जो है, ये क्या है? प्रत्याख्यान अपेक्षा, प्रत्याख्यान की अपेक्षा से नहीं होता है। इसका आप त्याग नहीं कर सकते। त्याग जैसे आप उपवास ले सकते हैं, त्याग करके खाने का त्याग कर सकते हैं, किसी को मारने का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कसाय का त्याग करके कसाई नहीं बन सकते आप। ये अंतर की अवस्था है। ये आंतरिक आत्म उज्ज्वलता से ही होता है। आपके आंतरिक आत्म उज्ज्वलता होगी तभी ये तीन चीजें हो सकती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अप्रमाद, अकसाय और अयोग। ये तीन अवस्थाएं कभी भी जो है ये आप त्याग करके नहीं पैदा कर सकते। ये अवस्था जो है आपकी आत्मा की जैसे जैसे उज्ज्वलता होगी वैसे ये अवस्था अपने आप प्राप्त होगी। तो सर क्रोध का वगैरह त्याग कर सकते हैं ना सर? क्रोध वगैरह त्याग तो करते ही है कि भाई नहीं करना, पूरा नहीं होगा। त्याग नहीं कर सकते आप। अच्छा, त्याग नहीं कर सकते क्या? आप ऐसा त्याग कर सकते कि मैं क्रोध में किसी पर हल्ला नहीं करूंगा, वो तो त्याग कर सकते हैं आप। लेकिन आप त्याग तो क्रोध का त्याग तो नहीं कर सकते। अंदर अंत्यवसाय पर कहाँ काबू है सर? उतना काबू हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। बराबर है। तो वो आंशिक हो तो सकता है, हाँ? आंशिक हो सकता है। हाँ, नहीं माने त्याग नहीं हो सकता। वो त्याग नहीं। आप जो भी करो, आप आंशिक अपनी उज्ज्वलता ही बढ़ा सकते हो। आप ऐसी आप त्याग नहीं। उज्ज्वलता ला सकते हो। इसीलिए क्या होता है, आपको क्या दिखाता है? क्रोध समन के मंत्र देते हैं, क्रोध के कैसे विजय पाई जाए। ये क्या है? आपको आपकी आंतरिक भावना को मोड़ने का तरीका बताया जाता है। तो आप वो कर सकते हो, लेकिन त्याग नहीं कर। जैसे आपने कहा खाने का आज का त्याग ले लिया, 1 घंटा खाऊंगा नहीं, ऐसा तो नहीं ले सकते ना आप त्याग। ऐसा त्याग कसाय का, प्रमाद का, इनका त्याग नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अभी जो हमारे भाई गांधीनगर सभावन में पधारे हुए हैं उनको भी घर जाना रहेगा, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे से आज बेंगलोर में नाइट कर्फ्यू है। तो इसलिए आज की कक्षा जो है इसको यहीं तक रखी जाएगी। और अगले हफ्ते अगर कर्फ्यू रहता है तो मेरे ख्याल से एक चिंतन कर लिया जाए कि इसे हम सिर्फ ऑनलाइन ही रखना चाहेंगे 1 हफ्ते के लिए, या मिक्सर रखना चाहेंगे, इसकी चर्चा कर लेंगे। अब इस सप्ताह के दौरान चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए कुछ और जो जुड़े रहना चाहते हैं जुड़े रह सकते हैं। 5-7 मिनट कोई प्रश्न है तो, बाकी जो गांधीनगर में हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद में सर। और बाकी किसी को प्रश्न है तो कर सकते हैं, नो इश्यू।
श्रवण जी आप तो घर पर ही है ना? हाँ ठीक। हाँ घर पे। हाँ मैं ठीक। एक्चुअली मोस्टली मेरा भी पता नहीं क्या है, बुखार वगैरह है। हाँ ओ टेस्टिंग किया नहीं मैंने, बट नॉट वेल। कर लो ना, घर में ही कर लो। हाँ मंगा रहा हूँ कल सुबह। किट आती है हाँ कोविसेल्फ किट आती है, उसे घर में ही कर लो। ठीक। हम्म। आप कैसे सर? मेरे ठीक है अभी एकदम, मैंने 4-5 दिन तक था, उसके बाद अभी ठीक है। ओके। हाँ अभी खाली घर में आइसोलेशन में हूँ, बाकी ठीक। बट ये तो बेसिक ही है, ज्यादा इतना है। हाँ नहीं इसमें इसका ज्यादा असर नहीं आ रहा है, मैंने मैक्सिमम थ्रोट तक ही रह रहा है बस। और बुखार भी 98 99 से ज्यादा नहीं गया। हाँ 99 100, मेरे को 100.6 तक आई थी, उसकी ज्यादा नहीं आई। मेरा 99 लास्ट। हाँ मेरा वो भी 3-4 दिन हो गया बुखार खत्म होके। तो किसी को कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो